अच्छा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हमारे साथ हैं नन अदर देन कर्नल अजय रैना सर। आज हम उनसे बात करेंगे जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है और जो इंडिया यूएस के रिलेशन है उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे आज। तो सर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम निकाला। तो सर, हम इसमें क्विकली स्टार्ट करते हैं कि अभी जो अब आप देखेंगे जो ट्रम्प का कल पोस्ट आया ट्रुथ पे कि इंडिया एंड रशिया इज ऑन डार्क एंड डार्केस्ट साइड ऑफ चाइना, उनके साथ चले गए हैं, बोले वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया। और फिर बाद में आज सुबह वो बोलता है अगेन, चेंज करता है अपना स्टैंड और बोलता है कि इंडिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड, मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड। और जिसपे मोदी जी अब रिप्लाई करते हैं, जो मोदी जी साइलेंट थे इतने टाइम से, बट अब उन्होंने रिप्लाई किया है। तो क्या हमको दिखता है सर इसमें अब क्या हो रहा है सर, अब वापस से नॉर्मली सी आ रही है? नॉर्मलसी को कैसे डिफाइन करें, ये अभी हम पे डिपेंड करता है। आप उसको कैसे देखते हो? नॉर्मलसी को एक तरीका तो यह है जी, पहले भी हंस के मिलते थे, अब भी मिल के हंस के मिल लेंगे तो नॉर्मलसी होगी। लेकिन ये डिप्लोमेसी है, इसमें कुछ भी फेस वैल्यू पे लिया नहीं जाता। और इनफैक्ट जो जो बातें डिप्लोमेसी में होती हैं वो दरवाजों के पीछे होती हैं। पहली बार ट्रंप ने एक नया सिस्टम शुरू किया था, और जब ट्रंप भारत को कर्ज कर रहा था, रशिया चाइना को कुछ कुछ बोल रहा था, तो तब भी इसने मोदी जी के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। एक बार पहले भी इसने कहा था कि मोदी से वंडरफुल पर्सन ये है वो। तो उसने एक, हर आदमी जैसे एक दरवाजा खुला रखता है पीछे वाला कि अगर फंस गए तो निकलने के लिए, उसने एक रास्ता रखा हुआ था। तो इतना भी बेवकूफ़ नहीं जितना हम उसको समझते हैं। थोड़ा रैश है, ब्रैश है, और ऑफ कोर्स उसने जो जो ट्राई किया वो फेल होता और नजर आ रहा है, वो अलग बात है। क्योंकि जब कोई चीज़ हो जाती है तो उसको पीछे मुड़ के हम उसको एनालाइज करके पास, फेल, एक्सलेंट बोल सकते हैं। लेकिन जो जब हो रही होती है तो जो कर रहा होता है वो अपना दिमाग लगाया, वो ट्रेड बिजनेसमैन है, उसने दुनिया को और देश को बिजनेस की तरह चलाना चाहा, नहीं चला। रही बात ये जो ट्वीट की है, तो इसने, अगर आप इसका ट्रेंड देखें, जिसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं, तो उसमें आप देखें कि इसने पहले अलास्का में रशिया के साथ बड़ी प्लेजेंट सी मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद एक तो वो 8 घंटे की जगह 3 घंटे में खत्म हो गई। लंच ब्रेक थी, लंच हुआ ही नहीं। लेकिन हाथ-वाथ मिला के और बड़े मुस्कुराते हुए जब हुआ, तो उसमें इसने, ट्रंप ने पुतिन की लैंग्वेज बोलनी शुरू कर दी। पहले सीज़ फायर कर रहा था, उसके बाद वो पीस, लॉन्ग लास्टिंग पीस, उस पे आ गया। क्योंकि हम सबको पता है कि सीज़ फायर एक सिर्फ एक पॉज़ होता है, सीज़ फायर इज़ नेवर एंड ऑफ एनीथिंग। उसके बाद, उससे पहले और उसके बाद काफ़ी नेगोशिएशन करनी पड़ती है, तो जाके पीस कायम होता है। सिर्फ फायरिंग रोकने से सीज़ फायर से पीस नहीं आता। तो जितने भी आप देखेंगे लड़ाइयाँ हुई हैं और जिसमें सीज़ फायर हुआ है फाइनली, उस सीज़ फायर से पहले और उस सीज़ फायर के बाद बहुत ज़्यादा टेबल पे नेगोशिएशंस होती हैं। अ, तो सीज़ फायर बाय इटसेल्फ इज़ यूज़लेस। तो इसलिए जब उसका, पुतिन का स्टांस था कि भाई लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग पीस चाहिए मेरे को। ये सीज़ फायर करके आप अपना नोबेल प्राइज़ का जो करो, आपकी प्रॉब्लम है। ऑन ग्राउंड लॉन्ग लास्टिंग पीस चाहिए। इसलिए जब बाद में बोला गया कि ज़ेलेंस्की और पुतिन मिलेंगे, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, रशिया ने, नहीं, नहीं मिल सकते, पहले हमें बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। नेचुरली जब हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं तो उसके पहले बहुत सारा काम हो गया होता है। वो किसी नतीजे पे जब नेगोशिएशन पहुंच जाती हैं तो बड़े लीडर जाके हाथ मिलाते हैं कैमरा के सामने। तो ये मैं इसलिए कहानी सुना रहा हूँ कि रशिया को इन्होंने एक, जो आंखें दिखा रहा था ट्रंप, पहले अमेरिका जो कन्वेंशनली दिखाता है रशिया का, उससे हटके रशिया को एक थोड़ी-सी इज़्ज़त के साथ, और डिज़र्व भी करता है। रशिया ने एक अकेले पिटाई की है नेटो की, तो वो डिज़र्व करता है कि उसको अच्छा ट्रीट किया जाए। यही अमेरिका जिसने उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित किया हुआ था, ट्रंप ने हाथ मिला के उनको नलीफाई कर दिया। और उस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने उसके मुँह पे बोला कि तेरे आने के बाद हमारा 20% रेट बढ़ गया। दैट मीन्स ये भी क्लियर हो गया कि तुम भी खरीदते हो। भारत को तुम बोलते हो, लेकिन तुम भी खरीदते हो हमसे यूरेनियम वगैरह। फिर इसने चाइना की तरफ मुँह किया, और चाइना को इसने 90 डेज़ का बोला एक्सटेंड कर देते हैं। फिर 90 डेज़ और अभी नवंबर तक हुआ, बाद में देखेंगे। 3 जो, अगर उसको सुपर पावर तो नहीं कह सकते, लेकिन 3 बड़ी पावर्स जो दुनिया की, और तीनों जो ये मानती हैं कि दुनिया में वो अभी टाइम आ गया है कि एक सिंगल एंटिटी जो है पूरी दुनिया नहीं चला सकती। मल्टीपोलर वर्ल्ड की ज़रूरत है। सदर्न जो ग्लोबल साउथ है, उनके इंटरेस्ट देखने की ज़रूरत है। आप हर को इग्नोर नहीं कर सकते। गुलामी और कॉलोनाइजेशन वाला काम खत्म हो गया। तो
तीसरी दूसरी शक्ति जो थी चाइना, उसने मैंने बोला 90 डेज करता रहा और हमें पकड़ लिया उसने, क्योंकि इन तीनों में उसकी असेसमेंट ये थी कि भारत पहले झुकेगा। देखो, लोग G2 Q2 की बात करते हैं। एक टाइम था चाइना की पूरी ग्रोथ अमेरिका के कारण हुई। जब अमेरिका इराक में, अफगानिस्तान में WTC के पंगे के बाद उलझा रहा, चाइना ने अमेरिका के सर के ऊपर, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक रॉकेट की स्पीड के साथ प्रोग्रेस की। लेकिन आज अगर अमेरिका चाइना को ये कहता है कि भाई आधा देश दुनिया तू रख ले, आधी मैं रख लेता हूँ, तो मिल बांट के खाएंगे, तो चाइना को जरूरत ही नहीं है। चाइना को अभी अमेरिका की जरूरत ही नहीं है। और चाइना हालांकि मल्टीपोलर बात करता है, चाइना के दिमाग में एक बात सीधी है कि दुनिया में एक ही ताकत होनी चाहिए जिसका नाम चाइना है। मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो बात करता है और जो उसमें बिलीव करता है वो भारत है, चाइना नहीं है। चाइना सिर्फ बोलता है जस्ट टू काउंटर यूएसए, और उसकी अपना एम्बिशन ये है कि पूरी दुनिया पे अकेले राज करे। और जब मल्टीपोलर एशिया की बात की गई स्टेटमेंट में, जब मोदी साहब मिले इनको एससीओ में और बायलैटरल मीटिंग हुई, तो हमारा जो स्टेटमेंट आया कि हम चाहते हैं कि मतलब भारत और चीन चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर एशिया हो। चीन ने अपने स्टेट में मल्टीपोलर वर्ल्ड लिखा, लेकिन मल्टीपोलर एशिया नहीं लिखा। वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि उसके नेबरहुड में एक बड़ी पावर बढ़े। लेकिन आज क्या है, मजबूरी है। चाइना की मजबूरी ये है कि आज उसके अंदर भी क्योस मचा हुआ है, और वो अमेरिका के खिलाफ जो उसने एक शो डाउन तो करना है। देखो, अगर अपना ग्लोबल रीसेट करना है तो एक ट्रिगर, बहुत बड़ा ट्रिगर होगा तो ग्लोबल रीसेट होगा। बहुत बड़ी लड़ाई होगी, क्लैश होगा तो ही ग्लोबल रीसेट होगा। और वो क्लैश जो है वो क्लियरली अमेरिका और चाइना के बीच में नजर आता है, क्योंकि रशिया ने तो पीट पीट के नाटो को कर दिया सीधा। उसमें अमेरिका शुरुआत ना करे तो भी चाइना शुरुआत कर सकता है, चाहे वो ताइवान में कुछ, चाहे वियतनाम को कुछ कर दे, फिलीपींस को कुछ कर दे, कुछ भी कर सकता है। इस हालत में चाइना नहीं चाहता कि वो भी दो फ्रंट इकट्ठे खोले, कि अमेरिका के साथ भी लड़े और भारत के साथ भी लड़े। उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। इसलिए चाइना भारत के साथ अभी टेम्पररी, मैं हमेशा कहता हूँ टेम्पररी मान के चलें कि हमारी उनकी थोड़ी सी दोस्ती हुई है। हम भी अपने मतलब के लिए दोस्ती करना चाहते हैं, बिकॉज हम भी तीन फ्रंट इकट्ठा नहीं खोलना चाहते। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान से भी भिड़े, जिसके पीछे टर्की खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, अजरबैजान खड़ा है, मलेशिया भी चू चू करता सपोर्ट करता है, उधर से बांग्लादेश का न्यूसेंस गले पड़ जाए, ऊपर से चाइना भी आ जाए, तो हम दोनों को सूट करते हैं। बिल्कुल ट्रांजेक्शनल है, इसमें कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। तो चाइना ने क्या किया कि चाइना को पता था कि आज ट्रंप जो 90 डेज का अल्टीमेटम दे रहा है वो बेसिकली एक पॉज एक टाइम, अब क्योंकि अमेरिका की अपनी इकोनॉमी की वाट लग रखी है इस टाइम। $37 ट्रिलियन बहुत बड़ा कर्ज होता है, उसमें से $9 ट्रिलियन को दिसंबर से पहले पे करने हैं इंटरेस्ट। तो ट्रंप को का जो प्यार मोहब्बत चाइना को दिख रहा था, चाइना ने उसको लेने से मना कर दिया। 90 डेज का देने के बावजूद चाइना ने उसके खिलाफ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिए, और हमारी सपोर्ट में स्टेटमेंट दिए पहली बार कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा रहे हो यूएसए वालों, ये गलत है। तो क्योंकि उनको क्लियर है कि आज दोस्ती करेंगे, लड़ना कल हमने आपस में है ही है, उसके बिना ग्लोबल रीसेट नहीं हो सकता, पावर शिफ्ट नहीं होगी। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी पावर शिफ्टिंग वर्ल्ड वॉर के बाद ही हुई। हालांकि उस टाइप की वर्ल्ड वॉर अब नहीं हो सकती। उस टाइम तो क्या था ना कि भारत रिफ्यूजी अपना कॉलोनीज थी, गुलाम देश थे, भर भर के यहाँ से हमारे 2 मिलियन जवानों को लेके लड़ा लिया उन्होंने यूरोप में बिना मतलब के। वो वैसे वाली स्केल पे नहीं, अभी टेक्नोलॉजी पे होगी, मिसाइल्स और ड्रोन, और वो तबाही और फैलने की जाके हो सकता है कि न्यूक्लियर पे रुके। तो चाइना ने वो बेट नहीं ली, चाइना खड़ा रहा। तो भारत को हमने इसे सरेआम दबाने की कोशिश की, हम नहीं झुके। मोदी जी ने जब फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मोदी जी ने कनाडा में होते हुए बोला कि इनवाइट किया कि आ जाओ वाशिंगटन, बोला मैं जा रहा हूँ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज पूरा मुनीर बैठा रखा है। तो हमने जो आंखें दिखाई, और ये जो आंखें आज दिखाई है ना, लेकिन जो हमने होमवर्क करना शुरू कर दिया था, मोदी जी ने पिछले 1 साल में देखो कौन कौन से देश में विजिट किया, हमारे मिनिस्टर्स कहाँ कहाँ जाते हैं, ऐसे ऐसे देश जहाँ पे पहले कोई नहीं गया। क्योंकि उन देशों में बैकवर्ड देश हैं, कुछ भी हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, लेकिन उनके अंदर रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। किसी के पास तेल है, किसी के पास सोना है, उसको निकालने की काबिलियत नहीं है, और उनके पास मार्केट है जिसमें परचेसिंग पावर अमेरिका जैसी नहीं है। तो हमने मार्केट्स भी ढूंढी जहाँ हम सामान बेचेंगे, और हमने वो सोर्सेज भी ढूंढ लिए जहाँ से हमें उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम तेल भी लेंगे, सोना भी लेंगे। और हमने डिप्लोमेसी की विक्ट्री है कि आगे आके रशिया ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अमेरिका नहीं बोलता है, टैरिफ बड़ा लगा रहा, तो हमारी मार्केट में वो सामान बेचो। वैसे भी हम जो इंडिया और रशिया का ट्रेड रुपीज़ में होता है,
तो हम तो उनको क्रूड ऑयल लेते हैं और रुपीज़ देते हैं, वो हमसे कुछ खरीदते नहीं। तो उनके रुपीज़ का ढेर लगा हुआ है, तीसरी कंट्री के यूज़ का नहीं है। अभी रशिया और अमेरिका, इंडिया के बीच में जो बिज़नेस हो रहा है, वो अभी यूएई की करेंसी में हो रहा है। उसमें क्या है कि हम यूएई की फॉरेन एक्सचेंज लेके रशिया जी। को पे करते हैं, रशिया उस यूएई के करेंसी से लेके यूएई के साथ डील करता है। तो ये हमारा अपना एक अंदर का जो भी सेटअप है। तो भारत ने रशिया से तेल लेने से जो बोल रहे थे कि मत लो, मना कर दिया। टैरिफ 50% हुआ, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कोई बदतमीजी नहीं, कोई तू ता मी माँ कुछ नहीं की। तो अमेरिका को लग गया भाई ये तो हो गया काम खराब, और अमेरिका के अंदर आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। अनफॉर्चुनेटली हमारे एनआरआई जो अमेरिका में बैठते हैं वो हमें ये बोलते हैं कि आप ट्रंप के आगे लेट जाओ, ट्रंप के पैर पकड़ लो, ये 2-3 साल इसके निकाल लो, पता नहीं किस किस्म के लोग हैं। बट हमारी लॉबिंग अमेरिका में फेल हुई है, ये क्लियर दिख रहा है। तो उसके बाद जब अमेरिका के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हुई, और अमेरिका के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, डेट तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है। आज उनके किसान कह रहे हैं कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे अगले साल तक, क्योंकि जो जो अमेरिका ने नया प्लान किया था, नया न्यू अमेरिका मागा, उसमें ट्रंप ने काफ़ी इंसेंटिव दिए थे फार्मर्स को, लेकिन वो इंसेंटिव ग्राउंड पे उतरने में अमेरिका में भी ब्यूरोक्रेसी हमसे बुरा हाल है। वो अगले साल तक उनके पास पैसे पहुंचेंगे, लेकिन किसानों का हुआ क्या, पिछले साल उनकी क्रॉप फेल होगी और इस साल फिर क्रॉप फेल होगी। तो अगले साल जब तक उनके पास पैसे आएंगे, डॉलर्स आएंगे, तब तक वो किसान अपनी मशीनें, और वहाँ तो हर चीज़ मशीन पे चलती है, वहाँ तो लेबर है नहीं, बड़े बड़े उनके पास कटर हैं, बड़े बड़े हार्वेस्टर हैं, वो सब डिफंक्ट है, और लेबर की प्रॉब्लम आ रही है, सो प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने फिर अभी ट्रैक चेंज किया है। उसको ना तो मोदी जी से प्यार हुआ, ना उसको हमारे से कोई प्यार हुआ है। वो अभी फंस गया, मजबूरी में आ गया। कल जैसे आपने इस ट्वीट का जिक्र किया, वो तो फ्रस्ट्रेशन दिखाता है ना, और हेड ऑफ स्टेट ऐसे वाले ट्वीट थोड़ी करते हैं। तो आज उसने हमारे साथ दोस्ती डालने की कोशिश की और पासा पलट लिया। कैसे पलटा कि हमें कह रहा है कि आप हमारे दोस्त हो, ये है वो है, और उसकी जो एयरफोर्स है यूएसए की, आज वो रशियन टेरिटोरियल वाटर के एज के ऊपर एक्सरसाइज कर रही है। तो बेसिकली रशिया से पंगा लेने लगा। कल रशिया से दोस्ती और हमसे पंगा था, आज हमसे दोस्ती और उनसे पंगा कर रहा है, और चाइना उसके हाथ में वैसे नहीं आ रहा। तो ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आज के हालात में कैसे चलाना है आगे और कैसे अपना काम निकालना है, अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना है, ट्रंप वो कर रहा है। और उसलिए मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि चाहे वो बेवकूफ़ी करता है अपनी पॉलिसीज़ में, पर वो अपने इंटरेस्ट, चाहे उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, लोग कहते हैं उसने $8 बिलियन कमा लिए सारे केओस में, टैरिफ करके अपने पर्सनल, कोई कहता है $5 बिलियन कमा लिए। अब ये 5 और 8 बिलियन की वैल्यू क्या है, वो पाकिस्तान जैसी बैंकरप्ट कंट्री को देखो, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम्म। वो अपने इंटरेस्ट भी देख रहा है, जो कि एक गलत है, अनएथिकल है कि आप प्रेसिडेंट हो तो अपने इंटरेस्ट, लेकिन वो अपने यूएस के इंटरेस्ट भी देख रहा है। हम अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं, रशिया अपना देख रहा है, चाइना अपना देख रहा है। और जो मुझे होते हुए लग रहा है ये है कि एक, क्योंकि हम नहीं झुके, क्योंकि जगहसाई होगी, क्योंकि थूक के चाट रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ये यूक्रेन में कुछ नया फ्लेयर अपना करवा दे, बिकॉज यूक्रेन में साइड पे खड़ा हो रखा है। अभी यूरोप उसने आगे किया हुआ है, फ्री वेपन और अम्यूनिशन जो $300 बिलियन के इसने दिए थे फ्री में, वो उसने बंद कर दिए। अब ये कह रहा है कि मैं बेचूंगा, यूक्रेन खरीदेगा, और खरीदने के लिए पैसा यूरोप देगा। और इसने क्रूज मिसाइल्स अभी साइन कर दिया, ऑर्डर देने के लिए यूक्रेन को। जिस दिन यूक्रेन की क्रूज मिसाइल कहीं रशियन टारगेट को हिट करेगी, तो उस दिन वहां पे एक बवाल मचने का बहुत बड़ा चांस है। और वो एक चीज है जिसके थ्रू ये अपने ऊपर जो फोकस है कि दुनिया हंस रही है इसके ऊपर भारत को लेके, उससे वो एक फोकस शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। हालांकि टैरिफ का मसला तो टैरिफ टेबल के ऊपर बैठ के ही होना है, ये जितना मर्जी फोकस शिफ्ट कर ले। तो एक बड़ा ही क्रूशियल और एक एक ऐसा सिचुएशन जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ट्रंप की ब्रैशनेस जिसको कह लो, या सामने आके बातें करनी, जो बातें क्लोज डोर में होती हैं, उन चीज़ों ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। देखो यूक्रेन तो उसको बाइडेन ने गिफ्ट में दिया था। ईरान इसराइल वाला प्रॉब्लम भी लेगेसी प्रॉब्लम है, इसने नई वॉर कोई क्रिएट नहीं की, ये भी हमें मानना पड़ेगा। लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि जब आपको ये चीज़ें दी गई, तो फिर आपने आगे उनको कैसे हैंडल करने का कोशिश प्लान किया, उसमें आप गलती कर गए। तो ये है आज की जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन, बिल्कुल डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। अगले 24 घंटे में क्या होने वाला कुछ नहीं पता, कौन क्या स्टेटमेंट दे दे, कोई क्या कर दे। कल उनका कॉमर्स सेक्रेटरी हमें धमका रहा था
कि तुम माफ़ी माँगोगे आगे, टेबल पे बैठोगे आके, और आज सुबह उसको प्यार आ गया। तो इसको आप फेस वैल्यू पे ना लें, इसके पीछे की जो गूढ़ी चीज़ें हैं, और वो बेसिकली हम सबको, जो नॉर्मल लोग हम हैं, जो कि हम बड़े अपने को बड़े, हमारे पास ना तो उस हिसाब की खबरें हैं जो गवर्नमेंट के पास होती हैं, ना हमारे पास इनपुट्स हैं। इतना समझना ज़रूरी है कि हर बंदा अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर रहा है, और हम खुश होने चाहिए भारतीय कि हमारी लीडरशिप भी अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर रही है पहली बार। नहीं तो हमेशा करेक्ट सर। हम दूसरों के उसमें मारे जाते हैं। जी। नहीं, मैं इस पे यही बोलने चाह रहा था सर कि आप आपने कहा, एकदम करेक्ट कहा कि वहां से लूज कमेंट आ रहे थे और वो काफी वोकल हो रहे थे, जो जनरली फॉरेन पॉलिसी में नहीं होता, और वो हो रहे थे। बट हमने कितना मैच्योर स्टैंड दिखाया इंडिया ने, और स्पेशली हमारी जो लीडरशिप है, उन्होंने जितने भी लूज कमेंट हुए, जो ट्रम्प ने भी आके रैंडम टॉक्स की, मोदी जी ने एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया, उसको फ्रस्ट्रेट करते गए, और जब वो एंड में बोला कि नहीं मेरी फ्रेंडशिप है, तब जाके रिप्लाई किया। इट सेज कि हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी कितनी मैच्योर है एज कंपेयर टू यूएस आज के टाइम में। तो तो बिल्कुल। ये क्लियरली दिख रहा है सर जी। हाँ, अगर आज भी हम रिप्लाई ना करते तो फिर ये हो जाता कि हमने कम्युनिकेशन बंद कर दी अमेरिका के साथ, पर्सनल लेवल पे। देखो, ये एक हमें और समझना चाहिए, ट्रम्प ने जो हमारे साथ करने की कोशिश की, जो उसने पुतिन के साथ करने की कोशिश की, जो उसने शी जिनपिंग को ये बोला कि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है शी जिनपिंग, तो मैं भी जाऊँगा, उनको मिल के आऊँगा। इसने हर चीज़ ना पर्सनल लेवल पे लेने की कोशिश की। मोदी जी के साथ भी ईगो प्रॉब्लम इसको पर्सनली होगी, बिकॉज़ जब ये इलेक्ट नहीं हुआ था, इलेक्शन से पहले मोदी जी अमेरिका गए थे, वहाँ कमला हैरिस को मिलना था और इसको मिलना था। कमला हैरिस वाली मीटिंग जो किसी कारण से वो हो गई कैंसल। हम्म, 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 तो हम्म, मोदी जी को लगा कि भाई जो एक वाइस प्रेसिडेंट को मैं मिल नहीं पाया, तो जो एक सो कॉल्ड अपोजिशन का जो लीडर बैठा हुआ है, उससे मिलने का मतलब नहीं बनता। ये हम लोग इतने बेशर्म नहीं है कि ना, जैसे अमेरिकन और अंग्रेज आके हमारे कभी तेलंगाना में किसी को मिल के आया था, कोई हैदराबाद में किसी को मिला जाता है। हम तो ऐसे नहीं करते। तो मोदी जी ने इससे भी नहीं मुलाकात की, उससे भी चिढ़ गया। फिर जो चाइना से हमारा हो रहा है वार्मिंग ऑफ जो रिलेशन, टेम्पररी ही सही, वो अमेरिका को पसंद नहीं आता। तो उनको कभी भी पसंद नहीं आया, आज की नई बात थोड़ी है, कोई देयर नथिंग न्यू। बट इसने हर चीज़ पर्सनल लेनी शुरू कर दी कि हाउ डेयर। आप देखो जेलेंस्की के साथ इसने जो ट्रीटमेंट किया था अपने व्हाइट हाउस में, ऐसा कभी होता है? तो इसने इसने क्या किया, देश को पीछे रख के ना अपने को आगे रख दिया। मेरी ईगो, मेरी पॉलिसी, मेरे को आगे थैंक यू बोलो। अब देखो इसकी मीटिंग्स में जो भी आते हैं, चाहे इसके मिनिस्टर्स आते हैं, सेक्रेटरीज, या फिर अभी बिजनेसमैन के साथ, हर बंदा बोल रहा है सर यू आर सो गुड, सर यू आर ग्रेट। और जब वो रोज आके माइक पे खड़ा हो रहा था, पीछे दो चार नमूने ऐसे गर्दनें हिला रहे होते, खुश हो रहे होते। बिकॉज इसको जब तक आप खुदा वो ना करो ना, जिसको कहते हैं मक्खन ना लगाओ, तो ये खुश नहीं होता। कहते हैं इसको मक्खन किम लगाओ तो जो जोंग मर्जी यून मांग लो। किम जोंग यून जैसा हालत है, ये करता है अपने आप पे लग रहा है। हाँ, तो किम जॉन में हिम्मत है ना, किम जॉन ने अपनी कंट्री बंद कर रखी है। वो जी रहा हम्म, है, मर रहा है, जैसे भी चल रहा है, उससे अमेरिका डरता है। किम जॉन को खिलाफ अमेरिका ने कुछ नहीं बोला, वो पता कोई नहीं किसी ने उठा के ठोक दे। लेकिन इसने तो एक सुपर पावर के बिहेवियर में और किम जॉन जैसे एक क्लोज कंट्री के बिहेवियर में कुछ तो फर्क होता है ना। आप अगर सुपर पावर हो, सुपर पावर इज लाइक हेड ऑफ अ फैमिली। आपने पूरी दुनिया को ठीक करके रखना है। वो बात अलग है कि अमेरिका हमेशा लड़ाई लगवा के रखता है। हम्म, चलो जो भी रखता है, पर्दे में रखता था ना, पीछे से डिक्टेटर पैदा करता था, पीछे से उनको मरवाता था, उन्हीं की मिलिटेंसी शुरू, टेररिज्म स्टार्ट करता था, विंग करता। इसने सरेआम करना शुरू कर दिया। और आप आई मी थोड़ी बोल सकते हो। एज ए हेड ऑफ स्टेट आप बोलते हो भारत चाहता है अमेरिका से, ये थोड़ी बोलोगे मैं चाहता हूँ ट्रंप से रिलेशन अच्छा। हम्म, भाई ट्रंप, मोदी, पुतिन, ये सब आज हैं, आज से 4-5 साल, 6-10 साल के बाद नहीं रहेंगे। इंसान आते हैं जाते हैं, देश रह जाते हैं। तो डिप्लोमेसी और उसमें जब आप प्रोटोकॉल की बात करते हो, एज हेड ऑफ स्टेट बात करते हो, तो आप अपने को पीछे रख के देश को आगे रखते हो। इसने अपने को आगे रख के आई मी माई सेल्फ में घुस गया। आप देखो मोदी जी ने क्या बोला उस दिन, कि मुझे बड़ी पर्सनल कीमत चुकानी पड़ेगी इस पंगे लेने की, जो यस यस। एग्रीकल्चर, लेकिन मैं तैयार हूँ। जी। तो ये फर्क दिखता है, ये फर्क दिखता है दोनों करेक्ट में। है। पुतिन ने भी जब कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना होता है, वो अपने फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू दिलाता है। फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू नहीं दिलाता, तो जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, उसके थ्रू बुलाता है। खुद अपनी जुबान गंदी नहीं करता। पर इसको पता नहीं क्या है, इसका वो था। चलो,
ये भी सीखेगा। नहीं, जी। सही है सर। सर अभी थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है, इसलिए मैं एक फाइनल क्वेश्चन पे आता हूँ, क्योंकि आपका भी एक कमिटमेंट है। तो अब आप आगे कैसे जाते हुए देखते हैं ये रिलेशन को, और फ्यूचर में क्या प्रिडिक्ट करते हैं सर, आपको इंडिया यूएस के बारे में, रशिया यूक्रेन में, और जो अभी न्यू ग्लोबल एक ऑर्डर बन रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, उसमें आप क्या देखते हैं, कहाँ ये सिचुएशन जाती हुई दिखती है, और इंडिया का इसमें क्या रोल देखते हो, और क्या इंडिया ये मीडिएट कर पाएगा रशिया यूक्रेन का जो ट्राई कर रहा है, बट क्या इंडिया रुकवा पाएगा, और क्या मोदी जी को नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा? ऑल्दो मैंने सारे क्वेश्चन क्लब कर दिए, बट जितना आप इसमें आंसर दे पाए सर। मोदी जी को नोबेल प्राइज़ मिले ना मिले, हमारे देश के लिए उन्होंने जो किया है, वो आज आई थिंक हमें समझ नहीं आ रही। जब चले जाएँगे, तो तब हमें समझ आएगी। तो नोबेल प्राइज़ तो देखो कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिस्टम है, उस बंदे के नाम पे जिसने एटम बम बना के दुनिया को तबाह कर दिया। तो मेरा कुछ ज़्यादा इन अवार्ड-शवार्ड में ना ज़्यादा यकीन नहीं है। अ, आ जाता तो ठीक है, और मदर टेरेसा को आप ऐसे वाले लोगों को नोबेल प्राइज़ देना शुरू कर देते हो, तो उनसे मलाला यूसुफ़ज़ई को करते हो, तो काम आई मीन वो लीग ही अलग है। अब तो पत्थर मारो तो 2-4 नोबेल लॉरेट के सिर पे गिरता है, इतने हो गए। रही यूक्रेन रशिया की बात, तो मुझे एक फ्लेयर अप होते हुए नज़र आ रहा है। फ्लेयर अप इन द सेंस कि रशिया रुकेगा नहीं। रशिया ने जो पहले दिन कहा था, वो आज भी उसी पे रुका हुआ है कि यूक्रेन को नेटो ने इधर नहीं अंदर आना, और हमने अपनी इसको यूक्रेन को बफर ज़ोन की तरह यूज़ करना है, और जो रशियन पॉपुलेशन यूक्रेन का जो इलाका रशिया ने ले लिया है, वो वापस नहीं करेगा। अब आज सुनने में आ रहा था कि देखो, अमेरिका का जो गोल्डन डोम बन रहा है, उसका जो इंचार्ज है फौजी, वो बांग्लादेशी है। तो ट्रम्प ने एक बांग्लादेशी को अपनी कंट्री के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया, और साथ में ये फुसफुसाना शुरू कर दिया कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई रुकेगी तो उसमें जो फोर्स डिप्लॉय होगी, क्योंकि नेटो और रशिया को पसंद नहीं है, तो बांग्लादेश की आर्मी को हम वहाँ लेके जाएंगे। वो इसलिए कि बांग्लादेश की आर्मी जो है यूएन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है, बिकॉज जिस कंट्री की आर्मी यूएन चली जाती है, तो जब तक वो यूएन में रहती है, जितनी भी फौज, चाहे 100, 200, 400 लोग, उनका खाना पीना रहना और सैलरी जो यूएन देता है। तो इन्होंने अपना बड़ा सही धंधा लगा रखा है, यूएन में सबसे छोटी कंट्री और सबसे ज़्यादा फौज, कि उनको चलो डॉलर्स मिलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी आ जाता है, और वो फौजी भी खुश रहते हैं उनके। तो अगर ये कुछ करेंगे हथकंडे, तो और ये सोच रहे हैं पुतिन को, ये देखो इनका जिस दिन क्रीमिया लिया था पुतिन ने, तब तो बड़े लोगों ने रिएक्ट किया, क्यों घुस गया, ये हो गया। पर आप अभी क्लियर, जो लोगों के पेपर्स पढ़े हैं आप, तो उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर पुतिन क्रीमिया नहीं लेता, तो 1 हफ्ते के अंदर नेटो ने क्रीमिया ले लेना था, और नेटो क्रीमिया में बैठ जाता तो पूरे का पूरा ब्लैक सी जो था रशिया के हाथ से निकल जाता। तो उन्होंने तब भी अपनी नेशनल इंटरेस्ट, अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखे हुए, और दूसरी बात, जब अमेरिका ने 91 में प्रॉमिस किया था, ओपन प्रॉमिस, रशिया ने कहा था हमें नेटो में ले लो, लड़ाइयाँ खत्म कर देते हैं। उन्होंने कहा हम इधर नहीं आएँगे, हम ईस्ट की तरफ, जर्मनी की ईस्ट में नहीं आएँगे। तो इन हरकतों से, अगर आज ट्रम्प, मैं अगर मान के भी चलूँ लड़ाई नहीं चाहता, और अपने आप को उसने यूक्रेन से बेल आउट करके सिर्फ वो अभी अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के हथियार बेच रहा है, तो यूरोप के बारे में क्या बोलोगे आप? यूके चाहता है, यूके कहता है मैं बंदे भेजूँगा यूक्रेन में लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि रेयर अर्थ जो अमेरिका ढूँढ रहा है यूक्रेन में, उसकी डील यूके ने कर रखी है। जर्मनी के अपने इश्यूज़ हैं, फ्रांस के अपने इश्यू हैं। फ्रांस तो इतनी हद पे हो गया कि वो यूएसए को नीचे लगाने के लिए वो कह रहा है कि मैं पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ करूँगा। तो उनके अपने, और उनकी डेमोग्राफी सबकी वाट लग रख पड़ी है इस टाइम। डेमोग्राफी टोटली चेंज हो रखी है वेस्टर्न यूरोप की। कोई 5 साल की मेहमान है, कोई 10 साल का मेहमान है, इसके बाद तो इनके कंपल्शन, ये जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ खत्म हो जाएँगी। तो इस गदर में क्या होता है कि इस ऐसे वाले गदर वाले, जब आप अपने देश में कंट्रोल नहीं होता, आप बाहर की तरफ देखते हो और कि स्यापा खड़ा करना चाहते हो। इसलिए यूके जिसकी इकॉनमी टूट चुकी है, फ्रांस जिसमें लॉ एंड ऑर्डर हाथ से निकल चुका है, ये लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर पुतिन अटैक करना चाहता है। पुतिन ने कभी नहीं कहा, और दुनिया के यस। किसी सिक्योरिटी एनालिस्ट ने कभी ये माना ही नहीं कि ये वही है कि जी सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन है, निकले। तो अगर आप इस पे लड़ाई करोगे, इस पे पंगा लेना चाहते हो कि अपने देश की जो फ़ोकस है उसका डाइवर्शन हो जाए, बिकॉज़ आज यूके के अंदर आपने पता है उनके चौकों में कौन खड़ा है और क्या वहाँ पे नारे लगते हैं। तो वो उसको ऑफ़सेट करने के लिए आप रशिया जैसे बंदे से पंगा लोगे। रशिया जो कि आज से 2 साल पहले डाउटफुल था। अब उसका भी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो इतनी तेज़ प्रोडक्शन कर रहा है हथियारों की, कि वो एक जगरनॉट की तरह रुकेगा नहीं। तो मुझे लग रहा है रशिया अपनी तरफ से, अपनी मर्ज़ी से
सीज़ फायर डिक्लेयर करेगा जिस दिन उसको करना है, और उसके बीच में अगर किसी ने अड़ने की कोशिश की, तो ये तबाह कर देगा। चाहे वो जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, ये वॉर फैल सकती है, और ट्रंप वो वॉर फैला भी सकता है। खुद दूर बैठा है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका की हाँ पॉलिसी बड़ी हाँ। क्लियर है कि अपनी कॉन्टिनेंट से दूर रखो। रही हमारी बात, जो आपने थर्ड पार्ट पूछा था, देखिए हम नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो नेहरू जी का था, वो कहने को नॉन अलाइन्ड था। हम रियली रशिया से अलाइन्ड थे, 71 में हम्म। क्लियर ही होके आया था। अभी जो मोदी जी का कॉन्सेप्ट है वो नॉन अलाइन्ड नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हम अपने फैसले खुद करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें जिससे ज़रूरत होगी, अगर हमने जहाज़ फ्रांस से लेने जहाज़ फ्रांस से लेंगे, अगर रशिया से लेने रशिया से लेंगे, और अगर हमें अमेरिका से इंजन चाहिए तो हम उनसे भी बात करेंगे। तो ये लोग गलतफ़हमी में रहते हैं। मैं कह रहा हूँ ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी हम जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो हम इसलिए उसको मेंटेन कर पाएँगे बिकॉज़ हमारी इकॉनमी तगड़ी है। आप ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी की बातें करते हो, अगर पीछे खीसे में पैसे ना हो तो कुछ नहीं कर सकते। तो सिंस आपके पास इकॉनमी अच्छा कर रही है, आपका किसी के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हीरा मंडी को छोड़ के। हीरा मंडी तो 4 घंटे की मार है। जब शुरू हाँ होगा तो जब तक टीवी पे खबरें आएँगी, हीरा ऑपरेशन खत्म हो चुका होगा। मैं आपको अभी लिख के देता हूँ जब भी शुरू हुआ। तो इसको तो छोड़ दो आप। और जो जो अमेरिका ने जो अपने इंटरेस्ट में और बिटकॉइन के खाने के चक्कर में कर ली, जब ये बिटकॉइन क्रैश होगा ना आने वाले दिनों में, तो ये भी उनका बुखार उतर जाएगा। तो हमें आई थिंक जो हम कर रहे हैं, हमें वही करते रहना चाहिए। हमने हमारे प्रधानमंत्री जी एससीओ गए, उससे पहले जापान होके आए। वहाँ पे अगले दिन विक्ट्री परेड थी, इनवाइट किया गया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया क्योंकि विक्ट्री परेड को एंटी वेस्ट स्टेटमेंट माना जाता है। तो हमने एक वेस्ट के लिए, क्योंकि मैं जैसे कहता हूँ मोदी जी भी चले जाएंगे, ट्रंप भी चला जाएगा, देश यहाँ रहेंगे। तो भारत हाँ। ने वेस्ट या अमेरिका के लिए दरवाजे नहीं बंद किए, और बंद नहीं किए थे इसीलिए ट्रंप ने आज जो ट्वीट किया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया। तो हम जिस पॉलिसी में चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मलक्का स्ट्रेट में अभी सिंगापुर के साथ हमारा हुआ कि जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे। हम्म। उसमें 2 तरीके निकल के आ रहे हैं। सिंगापुर में रशियन चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। उनकी इकॉनमी पूरे चाइनीज़ कंट्रोल करते हैं। जो नेटिव पॉपुलेशन बची भी कहाँ है, वहाँ तो साउथ इंडियन भी बहुत सारे हैं, वो भी नेटिव नहीं है। उनकी ग्रजेस हैं, लेकिन फैक्ट ये रहता है कि सिंगापुर ने आज तक चाइना के साथ अपने रिलेशन कभी खराब नहीं किए, बिकॉज़ उनके अंदर चाइनीज़ बहुत है। तो अगर ये बात है, तो ये जो पेट्रोलिंग हो रही है, तो हमें सोचना पड़ेगा जो भारत ने फैसला किया है, क्या हमने चाइना की दोस्ती और उसकी फैसिलिटेशन के लिए किया है, ताकि अमेरिका को मलक्का स्ट्रेट के ऊपरली साइड पे रखें, या हमने चाइना को डोमिनेट करने के लिए किया है, जो कि मुझे नहीं लगता। तो हम्म। कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब तक जैसी जैसी बॉल आ रही है अब खेलो, और भारत बड़ी समझदारी की बात कर रहा है कि हम मेरिट पे खेल रहे हैं, कोई प्री मेडिटेटेड शॉट्स नहीं मार रहे कि हमने ठोकने ही ठोकने, हमने लड़ना ही लड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान को, और हमारी कंसिस्टेंसी है पॉलिसी में, पाकिस्तान से बात नहीं करनी तो नहीं करनी। अमेरिका से हम बात कर रहे थे, अमेरिका ने अपना डेलीगेशन नहीं भेजा, खुद ही रोका। अब अमेरिका खुद आएगा, हम बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं। चाइना के साथ हमारे प्रॉब्लम होती रही, और अभी हमने डिसाइड किया है कि जो बॉर्डर का डिस्प्यूट होगा वो वहाँ पे सेटल करेंगे। जो सबसे आसान एरियाज़ हैं, 4000 किलोमीटर के अंदर कुछ ऐसे पैचेज़ हैं काफ़ी सारे जिसमें ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि हम्म। ज़मीन का लेआउट ही ऐसा है कि क्लियरली दिखता है कि वो उनका, ये हमारा है, वाटरशेड का प्रिंसिपल जिसको कहते हैं फ़ौज में। तो अगर हम 70-80% बाउंड्री भी सेटल कर पाए अगले 2-3 साल में, और चाइना के साथ पीस रहा, और हमारी इकॉनमी ऊपर को जाती रही, बिकॉज़ पाकिस्तान हमारी इकॉनमी नहीं तोड़ सकता। पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमें इकॉनमी की चिंता नहीं है, और हमने उनसे लड़ना भी नहीं है, हमने उनको सिर्फ ठोकना है। लड़ना तो होता है ना बराबरों वालों के साथ। और चाइना को हम दूर रखें। रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, और अब जैसे ब्रह्मोस बना है, अभी ब्रह्मोस का नेक्स्ट वर्जन आएगा, फिर हमारा S-500 आएगा। वो कैपेबिलिटी हम एक्वायर करते रहेंगे, और जब तक हमारा अपना तेजस और हमारे अपने जहाज नहीं बनते, अगर हमें Su-57 या जो भी हमें लेना है, जो भी हम हम्म। लेना चाहते हैं रशिया से, तो हम अपना काम अपने डिफेंस पे फोकस रख के, और ऑल राउंड जो डेवलप, और हमारे घर के अंदर जो गदर मचा हुआ है उसको जी। भी, क्योंकि अभी चाइना पीछे हटा हुआ है, दुनिया की नज़रें यूक्रेन के ऊपर हैं, ईरान फिर गर्म हो रहा है, चाइना कल को हो सकता है कुछ पंगा कर ले अपने ताइवान के साथ, या तो हमें इस टाइम में हार्श से हार्श स्टेप उठा के अपनी, अगर अमेरिकन वाशिंगटन के अंदर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है, गार्ड्स को, तो हमें क्या तकलीफ है। हम वेस्ट बंगाल को परेशान। जो काबू नहीं आ रहा,
फॉर दैट मैटर जो भी स्टेट बिहेव नहीं कर रही इस टाइम, सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट, उसके अंदर डंडा लगाने में ये बिल्कुल सही टाइम है। ना तो आपको कोई बोलने वाला है, ना आपको सुनने की ज़रूरत है। दे दुनिया में ऐसे बवाल मचा हुआ है। तो बट मैं हमेशा कहता हूँ लीडरशिप हमारी जो है उसको उनको सब पता है, दे नो द बेस्ट। उनको ये भी पता है क्या करने से क्या होगा, जो आपको और मेरे को कभी पता नहीं चलेगा, बिकॉज़ हमारे पास इनपुट्स नहीं होती। और एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है तो हमें विश्वास है कि जो करेगी, ठीक करेगी। सही। बाकी ये रूमर्स मैं हुँ, देशवासियों आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू बोलता है, कभी ई-20 को लेके बैठ जाते हैं। कनाडा में ई-20, ई-30 कब से चल रहा है, उनकी गाड़ियाँ नहीं खराब हुई। हमारा एक लुधियाना में खड़ा हुआ मैकेनिक बोलता है मेरी तो गड्डी खराब हो गई। तो ये इन फालतू के रूमर्स में मत पड़ो, वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ है। ऐसे वाले तंत्र-मंत्र भी आते रहेंगे, बिकॉज़ यूएसए ने अगर हमसे ट्वीट करके मोदी से दोस्ती करना चाहता है ट्रम्प, तो आप ये मत मानिए कि वो दोस्ती करना चाहता है। आप ये मान के चलिए कि वो उसका ये प्लान फेल हो गया, तो वो कुछ और करना चाहता है। और उसके और करने के लिए हमारे अंदर यहाँ बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अपोजिशन पार्टीज़ पूरी की पूरी अवेलेबल हैं, जो अपनी कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं, पावर के लिए। और यूएस डॉलर डॉलर की पावर आज भी दुनिया में डी-डॉलरेशन की लोग बात करते हैं, आज भी डॉलर एक बहुत बड़ी करेंसी है करप्ट करने के लिए लोगों को। तो थोड़े से हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, रूमर्स को सिर पे ऊपर बिठा के अपने अंदर दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगला 1 साल कह लीजिए 2 साल बड़ा क्रूशियल है। उसके बाद एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो आपका लास्ट पार्ट था क्वेश्चन का, ग्लोबल रीसेट बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के नहीं होता, चुपचाप नहीं होता, खून-खराबा होता है। अब किसकी बलि चढ़ेगी, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हम उस ग्लोबल रीसेट की वॉर में फँसे ही ना। तो अब बाकियों ने लड़ना तो अब उन लोगों की बदकिस्मती है, उन्होंने ऐसे नेता चुन लिए जो लड़ाई में विश्वास करते हैं, तो हम क्या करें? तो करेक्ट सर, मैं करेक्ट आपके सर। एक लंबे से क्वेश्चन का एक लंबा सा जवाब ऐसे दे के आई थिंक विल वाइंड अप जी। टाइम। यस सर, यस सर। नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। आपने अपना पूरा ये पहले तो आपने इतना टाइम निकाला सर, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आपने जो डिटेल में बताया, और आपकी बात एकदम सही है कि हमारे ये बहुत क्रूशियल टाइम है, और हमें काफ़ी वो विजिलेंट लेना पड़ेगा, और होपफुली हमारी जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा फ़ोकस है, और जैसा आपने बताया नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है तो वो ज़्यादा फ़ोकस है। तो होपफुली हमारा टाइम अच्छा ही आए आगे, और हम ऐसे ही डेवलप करते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ। तो थैंक यू सर आपके टाइम के लिए, एंड आपके जो जो इनपुट्स होते हैं हमेशा वैल्यूएबल उसके लिए सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत जय सर। थैंक यू वेरी मच सर। जय थैंक यू जय वेरी मच सर। जय भारत। तो दोस्तों ये थे हमारे अजय रायना सर, कर्नल अजय रायना सर, और होपफुली आपको ये सुन के मज़ा आया होगा। तो आप मेरे ये वीडियो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा, और आगे पॉडकास्ट बनाते रहूँगा, और जो जियोपॉलिटिकल इनपुट्स है वो आपको देते रहूँगा इसी हिसाब से। सो गाइस प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, और सबको बताइए कि मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। और मेरा क्यूआर बटन है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और अपना प्यार दे सकते हैं। तो तब तक के लिए गाइस थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।